अस्सलाम वालेकुम। मैं मैक्सट्रॉनिक्स के DSP 30F2010 माइक्रो कंट्रोलर का जो रिप्लेसमेंट मॉड्यूल है, उसका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ और उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह बताऊंगा, उसके कुछ फीचर्स, पैरामीटर्स, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो एक प्रेजेंटेशन है, ये अभी मैं साथ-साथ आपको दिखाता जाऊँगा और बाद में मैं इसे ग्रुप में वीडियो के तौर पे शेयर भी कर दूँगा। ये वीडियो भी होगी और इस प्रेजेंटेशन को भी वीडियो में कन्वर्ट करके हम इसे शेयर कर देंगे, तक अगर बाद में कोई चीज़ ज़हन से निकल जाती है या आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसे दोबारा देख सकें। ये एक मॉड्यूल है, ये हम तमाम ऐसे इन्वर्टर्स जहाँ DSPIC 30F2010 लगाया जाता है, 28 पिन का, ये उन तमाम इन्वर्टर्स में, इन्वर्टर के कार्ड्स में इसे लगाया जा सकता है। नो मैटर कि वो आपका इस तरह का कोई लोकल पीसीबी है, ये जो मेरे पास एक पड़ा हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया, या चाइना बोर्ड है, किसी भी किस्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी साहब का बना हुआ बोर्ड जहां 30F2010 लगता है, वहां ये लग जाएगा और आपको उसके लिए कोई तब्दीली बोर्ड में करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जहां पे पिक लगना था वहां आप इस मॉड्यूल को लगा देंगे। किस डायरेक्शन में लगाएंगे, डायरेक्शन यहाँ पे बनी हुई है, ये मैं बाद में अगली स्टेजेस पे आपको बहुत ज़्यादा वजाहत से बता दूंगा। यही मॉड्यूल आप चाइना बोर्ड में लगा सकते हैं, कोई और तब्दीली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस जैसे और जो हमारे लोकल बने हुए बोर्ड्स हैं, उनमें आप इसे एज इट इज़ लगा सकते हैं। सिर्फ मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी इसे बेस में ना लगाइएगा। हाँ, अगर आपने मॉड्यूल टेस्ट करना है तो जो फीमेल हेडर है वो किसी एक अपने पीसीबी में लगा के रख लें मुस्तकिल, और इसे वहां लगा के चेक कर लिया करें। लेकिन जब आपने कस्टमर को देना है तो आपने इसे मुस्तकिल सोल्ड करके देना है, बेस में नहीं देना, हेडर में भी नहीं देना। उसकी वजह ये है कि जो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी है 6, 12 या 18 किलो हर्ट्ज है, उनमें अगर मामूली सी भी लूजिंग हुई, कोई एक आध वेव आप एक आध पल्स आपकी अगर मिस होती है, तो हमारा कोई भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इसे आपने डायरेक्टली ही सोल्ड करना है। मैं जानता हूँ उसमें थोड़ा मुश्किल होती है, पिनें इसकी मोटी हैं, यहाँ पे ज़रा तंगी होगी, लेकिन ये तंगी उससे कम है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई लूजिंग हुई और हमारा बाद में नुकसान हो जाए। हम आखिर इसे तब्दील करना ही क्यों चाह रहे हैं? आखिर हमें DSP से प्रॉब्लम क्या है? उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो पिक का जो मेमोरी साइज है वो बड़ा लिमिटेड सा है, पुराना आईसी है, बहुत पहले, गालबन अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 2001 में ये लॉन्च हुआ था। ये सीरीज 2001 में लॉन्च हुई थी और उस वक्त एप्लीकेशंस छोटी हुआ करती थी, उस वक्त ये ठीक था। लेकिन अभी इसका जो मेमोरी साइज है उसमें एक हद से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम आ नहीं सकता। तो बेसिक प्रोग्राम्स बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए हो तो हमारे पास एक एक लिमिटेशन आ जाती है। चलें, ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें लोगों ने बनाए हुए ही हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी है। अब हमें जितना भी DSP मिल रहा है मोस्टली वो क्लोन है, ज़्यादातर वो क्लोन है, और उसकी वजह से जाहिर है उसकी क्वालिटी पे, क्लोन का मतलब होता है कि फेक है, कंपनी नहीं बना रही बल्कि उस डाई में आईसी की भी डाई होती है, तो उस डाई में दूसरी कंपनियां उन्हें बना रही हैं और हो सकता है कि वो उस तरह क्वालिटी का ख्याल ना रख सकती हूँ जिस तरह माइक्रोचिप ने खुद रखना था। तो इस वजह से बाज़-औक़ात हमें प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अब इसकी प्रोडक्शन बहुत सालों से बंद हो चुकी है और कंपनी ने खुद इन नंबर्स को डिसकंटिन्यूड कह दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा हमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा मशकूक रहती है। मशकूक अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि एक दिन वो आपको ₹650 में मिल रहा होगा, अगले दिन वो आपको 1200 में मिल रहा होगा, और सीज़न में हम सब जानते हैं कि ये ₹4500 तक भी गया है। तो ये अजीब सी सिचुएशन है। आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि अगले 1 हफ्ते बाद आपको DSP की क्या कीमत मिलेगी।
लेकिन हमने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो जो मार्केट में अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं लेके बनाई है। और ये वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन में हमें ऑलरेडी पता है कि हम 100 पीस बनाएं, 1000 पीस बनाएं या 1 लाख पीसेस बनाएं, इसकी कीमत मुस्तहकम रहेगी। अगर ये 10 रुपए का आज है तो ये 6 माह बाद भी 10 रुपए का होगा। ये एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। अगर कोई फर्क आएगा तो वो मामूली कोई 2-4%, 5%, 10% आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन ये 650 का हो और 1 माह बाद मैं कहूँ कि ये अब 3000 का हो गया। अभी आप देखें कि डीएसपी की कीमत पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर 850, 950 से 1500 पे आ गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो जो आप कह सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हमें जो डीएसपी में आ रहा है वो ये कि जो प्रोग्राम हमारे पास आए हैं मोस्टली, ठीक है, अभी हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने कोशिश की है और डीएसपी में नए प्रोग्राम अब लिखे हैं, लेकिन वो अभी इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है। तो जो प्रोग्राम हर किसी के पास मौजूद है वो जो बुनियादी तौर पर वो बनाया गया था वीएफडी के लिए। अब चूंकि वो वीएफडी के लिए बनाया गया था तो उन्होंने बाइपोलर मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की थी। बाइपोलर में ये होता है कि आपकी ब्रिज की, एच ब्रिज की दोनों साइड पे, यानी आईजीबीटी की दोनों साइड्स पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है। उसकी वजह से टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। वीएफडी में हमारा बुनियादी मकसद होता है मोटरों को ड्राइव करना डिफरेंट स्पीड पे। वहां हमें उस जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मोटर को उस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वजह से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने और जो हमारे होम अप्लायंसेज हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम नहीं लिखा गया था, हमारे होम अप्लायंसेज है, जब हम उन्हें चलाते हैं तो वो जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जिसे टीएचडी कहा जाता है उसके ज्यादा होने की वजह से, यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि नॉइज लेवल ज्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन के टच काम करना छोड़ जाते हैं अगर हमने चार्जर लगाया हुआ हो, मोबाइल लैपटॉप का ये वाला टच पैड काम करना छोड़ जाता है। और क्या प्रॉब्लम आएगा, आपके सीसीटीवी कैमराज हैं, एलसीडीज हैं, उनमें लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, नॉइज आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप इंडक्टर लगाएंगे, एलसी फिल्टर लगाएंगे एक साइड पे और दूसरी साइड जो है वो अनफिल्टर्ड आउटपुट पे आ जाएगी। और अगर आप एलसी फिल्टर दोनों साइड पे भी लगा लें तो टीएचडी है इतनी ज्यादा कि उसके लिए बहुत बड़ा आपको एलसी फिल्टर चाहिए। इस टेक्निक में जो इसमें यूज की गई है उसमें नॉइज ही ज्यादा है सिरे से। तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपना इसका रिप्लेसमेंट मॉड्यूल बनवाया उसमें हमने यूनिपोलर मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की, जिसमें एक साइड पे लो फ्रिक्वेंसी होती है और एक साइड पे हाई फ्रिक्वेंसी, और हाई फ्रिक्वेंसी वाली साइड पे हम एलसी फिल्टर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी जगहों पे जो हमें मसाइल आ रहे होते हैं वो मसाइल हमारे खत्म हो जाते हैं और हमारा जो जनरेशन है हमारी साइन वेव की वो बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा नॉइज फ्री होती है। अच्छा, इससे मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको इसकी कुछ फीचर्स बताता हूँ इसके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं। एक तो ये पिन टू पिन रिप्लेसमेंट है, ये तो बात पहले ही मैंने कर ली कि आपको बोर्ड में कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला नहीं कि वो चाइना का बोर्ड है, वो लोकल बोर्ड है। लोकल बोर्ड भी 10 तरह के अवेलेबल है, वो कोई भी बोर्ड है, ये बात हमने पहले की। ये पिन टू पिन रिप्लेसमेंट है, ये हमने इसकी पिन्स ही इस तरह बनाई है कि वो आप एग्जैक्टली वहां लगा लें। हाँ, इसकी वजह से हमें कुछ मसाइल भी आए पिन टू पिन रिप्लेसमेंट बनाने की वजह से। जैसे अब मैं फैन को ऑटोमेटिक करना चाहता था, लेकिन अगर मैं इस पिन स्ट्रक्चर को फॉलो करूं तो मैं फैन को ऑटोमेटिक नहीं कर सकता। उसके लिए फिर मुझे ऊपर वो लाना पड़ेगा एनटीसी वगैरह, और वो एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने उस फीचर पे समझौता कर लिया, हमने वो नहीं डाला ऑटोमेटिक फैन वाला, लेकिन हमने कंपेटेबिलिटी को प्रेफर किया। मॉडिफाइड यूनिपोलर मॉड्यूलेशन टेक्निक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने एक चीज ऐड की, अगर आप देखें कि यूएसबी इंटरफेस है इसमें। ये यूएसबी इंटरफेस क्या कर रहा है, इसके जरिए आप अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप इसके साथ कनेक्ट करके, आपको अगर लैपटॉप तो डायरेक्टली एक केबल से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मोबाइल फोन कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक ओटीजी कनेक्टर चाहिए होगा एंड्रॉइड में।
तो अगर आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो ना सिर्फ ये मॉड्यूल अपना तमाम तर डेटा, तमाम पैरामीटर्स रन टाइम पे वहां ट्रांसफर कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अच्छा अब वीएमपीपी ये चल रहे हैं लेकिन आउटपुट ये चल रही है, वोल्टेज इतने हैं, लोड इतना है। तो आप एक एप्लीकेशन के जरिए जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, तो आप उसमें वो सारा कुछ देख सकेंगे कि अंदर हो क्या रहा है। उसके साथ साथ इस यूएसबी इंटरफेस के जरिए आप बहुत ही आसानी से किसी भी वक्त वो जो शुरू में टेक्स्ट आता है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं आगे इसको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। सेकेंडली इसमें हमने एक बजर भी लगा दिया। बजर जो है वो बहुत सारी फॉल्ट इंडिकेशंस, एरर सिचुएशंस या ऑपरेशन के जो मुख्तलिफ मोड्स हैं वो हमें बताता रहेगा। अच्छा, इसमें जब एरर्स आएंगे लाइक वोल्टेज ओवर हो गए, पीवी ओवर हो गई या अंडर पीवी हो गया, लो लो पीवी हो गया, कोई भी वजह है जिसकी वजह से ये एरर में चला गया, शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड है, कुछ भी है, ये एरर में चला गया, तो एरर ऑटो रीसेट होगा। ऑटो रीसेट का क्या मतलब है कि डिस्प्ले पे एक एक करके आप देखेंगे कि एक बार चलना शुरू हो जाएगी और वो 20 सेकंड में बार खत्म होगी और उसके बाद एरर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। हाँ, 3 दफा ट्राई करने के बाद भी ये एरर अगर आपका खत्म नहीं होता तो फिर वो रिट्राई करना बंद कर देगा, फिर आपको आके बटन दबा के एरर को रीसेट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्ले पे नाम आप खुद लिख सकते हैं, ये मैंने अभी यूएसबी वाले में भी बताया। उसके और भी तरीके हैं, जब हम उस जगह पे जाएंगे अभी मैं आपको गाइड करूंगा इसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स 50 हर्ट्ज रख दी है। डीएसपिक में फ्रीक्वेंसी क्यों फिक्स नहीं थी? क्योंकि वो वीएफडी बनाया गया था, वो होम अप्लायंसेस के लिए नहीं डिजाइन किया गया, और वीएफडी में हमेशा उसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव खुद बता रही है, नाम बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। तो मोटरें जब आप ड्राइव करते हैं ना किसी वीएफडी से, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, एक सर्टेन लेवल से नीचे आते हैं, तो आपका करंट बहुत बढ़ जाता है। उसको कैटर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉप कर दी जाती है। ये चीजें हमारे जो होम अप्लायंसेज हैं वहां पे इनका जो है अतलाक नहीं होता। यही वजह है कि आप जब भी कोई हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की ऑप्शन हो कि जी इतने वोल्ट पर हर्ट्ज आपने चेंज करने हैं, नहीं करने, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। तो हमने क्या किया कि इसमें भी हमने फिक्स फ्रीक्वेंसी कर दी। डीएसपी में क्यों नहीं था? जिन लोगों ने अब नए सॉफ्टवेयर लिखे हैं डीएसपी के लिए, यकीनन उन्होंने भी अब फिक्स फ्रीक्वेंसी कर दी हुई है। लेकिन जो ज्यादातर जिन लोगों के पास प्रोग्राम चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाला है। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। ये तो इसके कुछ फीचर्स थे। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने ऑप्शन क्या क्या रखी है जो आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको हटा लूं, जो आप सेट कर सकते हैं। एक तो इसमें 6 किलो हर्ट्ज, 12 किलो हर्ट्ज, 18 किलो हर्ट्ज आप खुद सेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप इसमें साइन वेव या मॉडिफाइड साइन वेव चूज कर सकते हैं। वो हम क्यों चूज करते हैं? अगर तो आपके पास पीवी अच्छा है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे, आपके वोल्टेज अगर ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहे पीवी के, तो मैं आपको यही कहूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्योर साइन वेव ही रखें। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोड ज्यादा है, पैनल ज्यादा है नहीं, और हम देखते हैं कि हमारे वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं, तो फिर हमारे पास एक मजबूरन एक ऑप्शन है कि हम मॉडिफाइड साइन वेव पे चले जाएं। मॉडिफाइड साइन वेव और स्क्वायर वेव के दरमियान की एक चीज है कि पावर डिलीवरी आपको स्क्वायर वाली मिलती है, लेकिन एजेस हमने उसके राउंड कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से नॉइज कम हो जाता है, लेकिन प्रेफर्ड साइन वेव ही है। उसके बाद इसमें हमने वोल्ट और एम्पेयर की कैलिब्रेशन डाल दी। वोल्ट और एम्पेयर की कैलिब्रेशन से क्या मुराद है कि आपने जब इसे असेंबल किया, फर्ज करें आपने डीएसपी के साथ एक इन्वर्टर असेंबल कर लिया, अब आपके पीवी वोल्टेज आ रहे हैं 310 और डिस्प्ले आपको बता रहा है 290, तो आपके पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि या तो आप कोई वेरिएबल लगाएं, पोटेंशियोमीटर लगाएं, या आपको रेजिस्टर्स चेंज करें। इसी तरह शंट आप जब भी लगाएंगे पीवी का एम्पेयर नापने के लिए, तो आप देखेंगे कि उसमें हमेशा आप को कोई ना कोई फर्क मिलेगा, और फिर आप शंट्स को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, या जो आगे आपका LM358 है आप उसकी वैल्यूज को
रजिस्टर की, फीडबैक की, उनको तब्दील करेंगे। तो हमने उस मसले को इस तरह से हल किया कि हमने आपको मेन्यू में इसकी सेटिंग दे दी, आगे आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली आप कोई लोड डाल दें और आप देख रहे हैं कि ये 7.8 एम्पेयर का लोड इस वक्त उसमें मौजूद है आपके सिस्टम पे। तो आप कैलिब्रेशन में जाके उसको 7.8 एम्पेयर कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज आप खुद सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्ट, आप इसमें 3 तरह के सॉफ्ट स्टार्ट हैं। सॉफ्ट स्टार्ट तो 2 तरह के हैं, एक उसका डिसेबल ही है। डिसेबल में ये है कि आपने पावर अप किया और एकदम से पावर आउटपुट पे आ गई। एक है स्लो सॉफ्ट स्टार्ट, उसमें पावर बहुत आहिस्ता 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 बढ़ी। ये हमें वहां जरूरत होता है जहां हमारे पास बहुत हैवी लोड हो या टार्क वाला लोड हो। और एक और है जिसमें नॉर्मल विद इन अ सेकेंड वोल्टेज पूरे हो जाते हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। और इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा पीवी एम्पेयर की भी सेटिंग इसमें खुद दे सकते हैं कि 10 एम्पेयर से ऊपर ना जाए, 15 एम्पेयर से ऊपर ना जाए, 25 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। आप जानते हैं कि आप कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, और जहां इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे मैक्सिमम सेटिंग क्या होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एक और फीचर हमने ऐड किया जो एक बहुत बड़ा इशू था। वो इशू ये था कि अगर अचानक बादल आए, पीवी वोल्ट लो हुए, सिस्टम ओवरलोड हो गया और मोस्टली उसमें आईजीबीटी में नुकसान हो जाता था। तो इसमें हमने ऑप्शन आपको दे दी, आपने डिसाइड करना है कि एसी वोल्टेज लो होने पे हमने इसे बंद कराना है या नहीं कराना। इस पे भी हम आगे देखेंगे जब हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम प्रोटेक्शंस कौन कौन सी इसमें हासिल कर सकते हैं। एक तो इसमें पीवी लो पे एरर आएगा। अगर पीवी एक हद से आपकी बताई हुई लिमिट से नीचे हो गया तो सिस्टम एरर मोड में चला जाएगा, और पीवी अगर आपके सेट किए हुए वोल्टेज से हाई हो गया तो भी सिस्टम एरर में चला जाएगा। और अगर आपके बताए हुए लोड लिमिट से ज्यादा हो गया तो भी ओवरलोड एरर में चला जाएगा। अगर हीट सिंक टेम्परेचर हाई हो गया और अगर आपने अपने बोर्ड में वो हीट सिंक का जो एनटीसी जो आपका थर्मिस्टर वाला सेक्शन है वो अच्छे से आपने उसको असेंबल किया हुआ है, तो फिर ओवर टेम्परेचर पे एरर आएगा। शॉर्ट सर्किट पे एरर आएगा। शॉर्ट सर्किट इसका काफी फास्ट हमने कोशिश की है कि बनाएं। तो ये कोई तकरीबन 10 माइक्रो सेकंड से 80 माइक्रो सेकंड के दरमियान में कोई एक वैल्यू हो सकती है। इट डिपेंड्स कि वो किस सिचुएशन में था उस वक्त, जिसके अंदर अंदर ये बंद हो जाता है। तो ये अच्छी खासी एक स्पीड है, बहुत फास्ट है इसकी स्पीड। हमें अभी तक इसमें प्रॉब्लम कोई ऐसा मिला नहीं है कि इसने शॉर्ट सर्किट ना डिटेक्ट किया हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन जितना आपके डीएसपी या इस मॉड्यूल का या किसी भी मॉड्यूल का काम है, उतना ही वो आपके बोर्ड पे भी डिपेंड करता है। जाहिर है कि शॉर्ट सर्किट के लिए आप लोग इस सीटी पे और इन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपने वहां को गलती की है तो उसका जो रिस्पांस है वो स्लो हो जाएगा, और अगर वो रिस्पांस स्लो हो गया तो जो इंफॉर्मेशन आनी है बोर्ड से इसे मॉड्यूल को या डीएसपी का अगर आपने लगाया हुआ है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ साथ, अगर वो रिस्पांस ही स्लो आया तो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकेगी। तो ये याद रखिएगा, हम इसके जितना भी मैं फास्ट कर लूं, मैं इसे 50 नैनो सेकंड पे भी ले जाऊं, अगर आपके बोर्ड में आपने कहीं कोई कमी रहने दी है शॉर्ट सर्किट वाले सेक्शन में, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकेगा। कोई भी मॉड्यूल कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशन ही बहुत देर से मिलेगी, सेंस ही बहुत देर से आएगी, उस वक्त तक नुकसान हो चुका होगा। एक काम उसमें मैंने और किया कि आईजीबीटी मोस्टली हमने ये देखा कि कुछ मॉड्यूल्स या कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे हैं कि अगर वो किसी वजह से हैंग हो गए हैं, सॉफ्टवेयर है ना, देखिए माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर हैंग भी हो सकता है, हाल्ट हो सकता है किसी भी वजह से, और माइक्रो कंट्रोलर डैमेज भी हो सकता है, प्रोग्राम एरेज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये काम ऐसा रोज होगा, लेकिन ये लाखों में एक दफा तो हो ही सकता है ना। ये ऐसा ही है जैसे रोज एक्सीडेंट्स नहीं होते मगर हम सीट बेल्ट लगाते हैं, सेम इसी तरह इसमें भी हमें यकीन है कि ये हैंग नहीं होगा इंशाल्लाह। सारी चीजें हमने वॉच डॉग ये वो सारा कुछ इंप्लीमेंट किया हुआ है, फिर भी मुमकिन तो है, चाहे वो 0.0000001% ही हो, इम्कानात तो है ना उसके। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने इसमें
फिजिकली कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाए हैं। मैं आगे आपको अगली शीट्स में स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं जो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि अगर प्रोग्राम डैमेज भी हो जाए, हैंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक साइड के दोनों आईजीबीटी ऊपर नीचे के पॉजिटिव नेगेटिव साइड के इकट्ठे ऑन ना हो किसी भी सूरत में। अगर आप खुद भी कोशिश करें तो ऑन नहीं कर सकेंगे। तो इसमें इम्कानात और बढ़ गए कि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में हमारे आईजीबीटी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। या मैं थोड़ा सा आपको इसका हार्डवेयर का तारुफ करवा देता हूं, ताकि कल को अगर आपको इसमें छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है मुख्तलिफ वजूहात से। तो आपको पता हो कि यहाँ लगा हुआ क्या है। तो हम पहले इसे यहाँ देखते हैं। बजर है, बजर से हम सारे वाकिफ हैं। यूएसबी कनेक्टर है, उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये आर्म कॉर्टेक्स M3 ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अच्छा 72 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होने वाला 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, खासा फास्ट है। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर सिंपल बजर को ऑपरेट कर रहा है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन ये आईजीबीटी की प्रोटेक्शन का है। यहाँ पे आप देखें कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 14 लिखा हुआ है। ये आपको हेल्प करेगा अगर आप ये देखना चाहेंगे कि मैंने मॉड्यूल सीधा लगाया है या नहीं। तो यूं समझे कि ये डीएस पिक की पिन नंबर 1 है, ये डीएस पिक की पिन नंबर 14 है। अगर आपने उसको इस तरह लगाना हो तो आप कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। मैं इसकी दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। बैक साइड ये डबल साइडेड पीसीबी है। दूसरी साइड दिखाता हूँ, इसमें ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ भी मैंने स्लाइड्स में भी ये मैंने शेयर करनी है आपके साथ स्लाइड्स, ये दे दी। उसके बाद ये इस साइड पे 2 चैनल का था, दो आईजीबीटी की इस साइड पे प्रोटेक्शन थी और 2 आईजीबीटी की इस साइड पे प्रोटेक्शन है, इस साइड पे। इसके बाद इसके ऊपर एक ये आप देखेंगे कुछ पैड्स हैं, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग के लिए ये पैड्स लगे हुए हैं। क्रिस्टल है। इसके अलावा यहाँ पे देखें कि एलईडी लगा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब ये है कि आप कम से कम ये यकीन से कह सकेंगे कि अगर ये एलईडी फ्लैश हो रहा है तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसको पावर आ रही है, वोल्टेज पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी उसमें रहें शक व शुबों में कि मेरा माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपको वाजे फ्लैशिंग के जरिए बताएगा। इसका एक और फंक्शन भी है, क्योंकि ये मॉड्यूल आगे मैं अभी दिखाऊंगा कि बहुत सारे डिस्प्लेस के लिए काम कर सकता है। जैसे ये डिस्प्लेस डिफरेंट पड़े हुए हैं, ये तो खैर एक ही कैटेगरी के 3 डिस्प्ले हैं। इन पे मैं बाद में बताऊंगा कि जैसे ये 3.5 इंच है, ये 2.8 इंच है और ये 2.4 इंच है। तो 2.4 इंच खासा छोटा हो जाता है, तो मैंने अभी एक स्टॉक 2.8 इंच का भी मंगा लिया है। इनका पीसीबी आने वाला है। ये 3.5 इंच थोड़ा सा इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं चाह रहा था कि ज़रा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ भी बनाई जाए। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा इन दोनों में, सिवाय इसके कि डिस्प्ले मामूली से छोटा होने की वजह से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो अब इसमें चूंकि मुख्तलिफ तरह के डिस्प्ले हैं, मैं अभी आगे इनको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो एक ही मॉड्यूल मुख्तलिफ तरह के डिस्प्लेस के लिए यूज करना है। तो हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम, अब मेरे पास 4 मॉड्यूल थे, 2 उनमें से 1602 के लिए थे, 3 20x4 के लिए थे, और मैं मिक्स कर बैठा हूं। तो अब मैं क्या करूं? तो ये हमारा जो पावर अप पे यही एलईडी फ्लैश करके शुरू में मुस्तकिल फ्लैशिंग से पहले इसकी जो नंबर ऑफ फ्लैशेस हैं, पावर अप पे ये 2 दफा फ्लैश करता है या 1 दफा फ्लैश करता है या 4 दफा, बाद में एक रेगुलर फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। तो वो हमें वो जो गिनती है वो बता देगी कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन से डिस्प्ले का है। तो अगर आपके पास मिक्स हो गए हैं तो आप आसानी से जान सकेंगे। ये हमने को 2-3 दिन पहले ही किया है, तो जिन दोस्तों के पास पहले जा चुका है सामान, उनमें हो सकता है ये ऑप्शन ना हो। तो आइंदा जब भी जाएगा तो उसमें ये ऑप्शन मौजूद होगी। इसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं। मैं यही पिक्चर यहाँ चूंकि लगाई हुई है, तो मैं यहाँ पे बताना ज्यादा आसान समझ रहा हूँ। आप देखें, 2 जंप्स है फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के और एक जंप है इंडक्टर साइड का। तो ये जो 2 जंप्स हैं, ये क्या है? एक पे लिखा हुआ है 6 किलोहर्ट्ज, एक पे लिखा हुआ है 12 किलोहर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज, और यहाँ लिखा हुआ है 6 जमा 12। हो सकता है मेरी तरह बहुत सारे दोस्त स्कूल से भागते रहे हो, जैसे मैं भागता रहा बचपन में। तो 6 जमा 12 18 भी मैंने कर दिया, लिख दिया आसानी के लिए। तो अब हमें करना क्या है? अगर हमने ये वाला जंप शॉर्ट किया हुआ हो 6 किलोहर्ट्ज वाला,
और ये ओपन हो तो ये मॉड्यूल, इसका कैरियर जो है वो 6 किलोहर्ट्ज पे चला जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप कभी तब्दीली करेंगे तो आपने पावर ऑफ करके ऑन करनी है, क्योंकि ये सिर्फ पावर अप पे एक दफा सेंस करता है। इन तमाम आप स्विच कह लें, सिलेक्शन कह लें, इन सिलेक्शंस को एक दफा डिटेक्ट करता है, बाद में नहीं करेगा। तो आपने कोई तब्दीली की है, आपको पावर बंद करनी है, दोबारा ऑन करनी है। और मैं ये भी दरखास्त करूंगा कि कभी चलते में आप इनको सोल्डरिंग मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे सोल्डरिंग आयरन अमूमन शॉर्ट होते हैं, उनमें लीकेज होती है, माइक्रो कंट्रोलर सेंसिटिव चीज़ है, तो ये डैमेज भी हो सकता है। तो हमेशा पावर ऑफ करके आपने कोई भी तब्दीली करनी है। तो 6 किलो हर्ट्ज, और अगर आप इसे ओपन रहने देते हैं और इसे शॉर्ट कर देते हैं तो फिर 12 किलो हर्ट्ज, और अगर ये दोनों शॉर्ट हैं तो फिर 18 किलो हर्ट्ज। यहां एक बात बहुत अहम है, अगरचे हम जानते हैं कि जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी हमारी एफिशिएंसी उतनी बेहतर होगी, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी हमारा टेम्परेचर उतना बेहतर होगा, यानी आईजीबीटी कम गर्म होंगे। लेकिन एक बात बहुत अहम है, हमारे यहाँ कंपोनेंट्स निहायत नाकस अवेलेबल होते हैं। समटाइम हमें खुद नहीं पता होता कि जो हमने टीएलपी लिया है उसका असल नंबर क्या है, जो हमने आईजीबीटी यूज किया उसका असल नंबर क्या है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कभी अगर आप ऐसा महसूस करें कि 18 किलोहर्ट्ज पे आपके जो डिस्प्ले है, ये वाला या ये वाला कोई भी डिस्प्ले है, अगर वो डिस्प्ले पे हर चंद सेकंड के बाद गार्बेज आ जाता है, तो क्या कहते हैं आप, चाइनीज कैरेक्टर, तो वो आ जाते हैं, या ये डिस्प्ले लगा हुआ है और आप देखते हैं कि वो बार बार खराब हो रहा है, तो आपके पास फिर दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने कंपोनेंट चेंज करें फौरन, टीएलपी उससे अच्छा लगाएं या आईजीबीटी उससे अच्छा लगाएं। हाँ, अगर वो मुमकिन नहीं है, नहीं अवेलेबल होती चीजें बाज़, तो फिर आपको अपनी फ्रिक्वेंसी नीचे लानी चाहिए। फिर आप पहले 12 किलोहर्ट्ज पे आ जाएं और देखें कि क्या अब मेरा डिस्प्ले ठहर गया, ये डिस्प्ले ठहर गया, ये जो भी आपने यूज किया हुआ है, अगर ठहर गया या कभी कभार गार्बेज आती है तो ओके। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लग रहा है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि अगर 12 किलोहर्ट्ज में भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि फिर कहीं किसी ने यहीं बैठ के खुद ही प्रिंट किया है सामान, बिल्कुल ही नाकस है उस सूरत में। तो फिर 6 किलोहर्ट्ज पे चले जाएं, उस पे तो सारा कुछ ही, इस पे 6 किलोहर्ट्ज पे तो मट्टी का आईजीबीटी भी बना के चलाएंगे तो चल ही जाएगा। अगर से वो गर्म होगा, हीट सिंक ज्यादा, एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन चल जाएगा, नॉइज वगैरह आपका एलसीडी का कंट्रोल हो जाएगा। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप हाई फ्रिक्वेंसी पे चेक कर लें, ना चले तो उससे नीचे आ जाए, फिर मजबूरी 6 किलोहर्ट्ज तो है ही। इसके बाद एक और बहुत अहम चीज है यहाँ पे, अगर आप इसे पढ़ें, इंडक्टर ऑन पिन 23 24 साइड, ये क्या चीज है? इसमें होता क्या है कि आपका जो यूनिपोलर मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें एक साइड पे आपकी आउटपुट पे जो आईजीबीटी की दो साइड्स हैं, एक साइड पे क्या आ रहा होता है, हाई फ्रिक्वेंसी, और एक साइड पे आ रही थी 50 हर्ट्ज। हमें इंडक्टर हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी वाली साइड पे लगाना है। जैसे अब ये है, अब इसमें यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर यहां आ रहा है और ये टीएलपी यहां से चल रहे हैं, ये टीएलपी पिन नंबर 23 24 पे आ रहे होंगे या 25 और 26 पे आ रहे होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि इंडक्टर आईसी की जिन पिनों से वो साइड ड्राइव हो रही है वो आपके लोकल बोर्ड में भी वही हो, और हो सकता है आपके दो लोकल बोर्ड, तीन लोकल बोर्ड आपस में मुख्तलिफ हो। एक में आप देखेंगे कि जो आपका इंडक्टर है वो जिस आईजीबीटी की साइड से ड्राइव हो रहा है, वो साइड जिन टीएलपी से ड्राइव हो रही है वो टीएलपी 23 24 से ड्राइव हो रहे हैं। दूसरा बोर्ड उठाएंगे तो उसमें 25 26 से ड्राइव हो रहे होंगे। तो बजाय इसके कि हम उसको काटें और इंडक्टर की साइड चेंज करें या कुछ भी करें, क्योंकि अगर ये साइड सही ना हुई, अगर आपका इंडक्टर आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वाली साइड पे ना हुआ, तो फिर आपको वो जो मोबाइल के टच के इश्यूज हैं, जो आपके नॉइज के इश्यूज हैं, जो लैपटॉप में कैमरे में प्रॉब्लम है, वो फिर खत्म नहीं होंगे। तो वहां फिर कसूर हमारा होगा कि हमने साइड सही नहीं सिलेक्ट की हुई। तो किसी भी तब्दीली, हार्डवेयर में तब्दीली के बजाय आप सिंपली अगर यहाँ टांका लगा हुआ है तो वो हटा लें, और हटा हुआ है तो लगा दें और दोबारा चेक कर लें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी हुई हैं। हाँ, एक चीज रह गई, ये इस तरफ मार्किंग हुई हुई है कि अगर आपको पिन नंबर 15 और 28 से भी कोई
कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई शुबा है, तो फिर आप यहाँ देख लें कि शक्ल कैसे बनी हुई है आईसी की। तो जिस जो शक्ल लगी हुई है इसका मतलब है कि आईसी की नॉच वाली साइड इस तरफ है, तो आपने मॉड्यूल इस तरह से लगाना है। आप देखेंगे कि आप मोस्टली मॉड्यूल्स में ये दो कंपोनेंट नहीं लगे हुए, लेकिन यही मॉड्यूल मेरे पास जो दूसरा मौजूद है उसमें ये दो, एक ये 232 की चिप और उसके साथ ये कनेक्टर 4 पिन का ये लगा हुआ है। ये कब लगा होगा और कब नहीं लगा होगा, अगर तो हमने इसे टीएफटी के साथ चलाना है तो फिर ये कंपोनेंट लगे होंगे। अगर हमने इसे टीएफटी के साथ नहीं चलाना, फिर हमें इनकी जरूरत नहीं है, फिर ये इसके बगैर अगर आएगा तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है कि ये चिप क्यों नहीं है इसमें। ये इसलिए नहीं है कि आप इसको 1602 के लिए या हाइब्रिड टाइप डिस्प्ले के लिए या 20x4 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां इनकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने ये साइड भी आपको बता दी हुई है। हम इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। ये मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया, ये एक्चुअली एक ही मॉड्यूल है, दोनों सेम ही है। आप देखेंगे कि हमारे पास एक मॉड्यूल और भी है, आपने डिजीमक्स वेबसाइट पे भी देखा होगा, कि मुझे एक सीटी दीजिए। डिजीमक्स की वेबसाइट पे ये दोनों तरह के मॉड्यूल दिए हैं, इनमें फ़र्क क्या है? आप देखें, देखने में तो फ़र्क है, एक मॉड्यूल थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है और एक मॉड्यूल थोड़ा सा हाइट में कम है। फ़र्क इनमें ये है कि इस मॉड्यूल में एक सीटी इंटरफेस हमने दिया और ये सीटी इंटरफेस क्या कर रहा है, अगर इस सीटी इंटरफेस को आप नज़रअंदाज कर दें तो इन दोनों मॉड्यूल्स में कोई फ़र्क नहीं है चलने में। उसी तरह से फिट होंगे, उसी तरह से प्रोग्राम होंगे, उसी तरह से सारे फीचर्स काम करेंगे। एक फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क है सीट इंटरफेस का। तो ये जो इजाफी यहाँ पे पुर्जे चंद लगे हुए हैं, उनकी वजह से अगर आपने सेट को वापडा शेयरिंग के साथ बनाया है और उसमें आपने एक ब्रिज लगाया हुआ है, तो ब्रिज की इनपुट पे वापडा वाली साइड पे, एसी साइड पे, डीसी पे नहीं, आउटपुट पे नहीं, ब्रिज की इनपुट जो वापडा वाली तरफ है, वहां किसी एक तार में आप ये सीटी डाल देंगे और इसकी तार आप यहां लगा देंगे। उससे होगा क्या कि वापडा से ग्रिड से कितनी पावर आ रही है, कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। उस सूरत में हमारे ये डिस्प्ले है या हमारा ये डिस्प्ले है, इन पे आपको इंफॉर्मेशन नजर आना शुरू हो जाएगी कि आपके पास पीवी से कितनी करंट आ रही है और आपके पास वापडा से कितनी करंट आ रही है, और उसको किलोवाट में कन्वर्ट करके भी ये दिखा रहा होगा। सिवाय इसके कि इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें कोई और फर्क नहीं है ऑपरेशन में, फीचर में, क्वालिटी में, साइन वेव की क्वालिटी में, कहीं कोई फर्क नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हम कस्टमर को खुश करने के लिए या एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको लगा लेते हैं, वरना इसकी वजह से आपके सिस्टम में कोई फर्क नहीं आने लगा। लेकिन बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपना शेयरिंग वाला मॉड्यूल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अच्छा, उसमें मैंने यहाँ दिखाया ना कि हर चीज वही है। देखें, आईजीबीटी प्रोटेक्शन, यूएसबी, पिन की साइड, माइक्रो कंट्रोलर, हर चीज वही है। सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें इजाफी हैं, सीटी एम्पलीफायर सेक्शन, और वही चीजें यहाँ पे भी इजाफी हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, एक फर्क है कि पुराने मॉड्यूल, दूसरे इससे पीछे वाले मॉड्यूल में जो हमारी सिलेक्शंस थी वो यहाँ पे थी और यहाँ सिर्फ पीसीबी में मामूली फर्क आ गया। ऑपरेशन वही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पीसीबी में पैड की जगह का फर्क है। मेरा ख्याल है इसमें हमें मजीद कोई बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम इससे आगे चलते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, मैं वीडियो के शुरू में एक टाइटल दे दूंगा कि आपने क्या चीज़ देखनी है, तो एग्जैक्टली उतने मिनट पे मूव कर जाइए। अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें डिस्प्ले की अकसाम कितनी है। जो मैक्सट्रॉनिक्स का मॉड्यूल अगर आप लगाते हैं, जो आपको डिजीमक्स वेबसाइट से, वो भी मैक्सट्रॉनिक्स की एक जेली कंपनी है जो डिजीमक्स वेबसाइट से आपको अवेलेबल है, उसमें कितनी तरह के आपके पास डिस्प्ले अवेलेबल है। एक आपके पास 1602 है। ये मैं बता दूं आपको कि अगर आप खाली ये कार्ड लेते हैं, सिर्फ ये मॉड्यूल लेते हैं और आपके पास ऑलरेडी आपके पास डिस्प्ले बने हुए हैं, आपने केसिंग बनवाई हुई है, डिस्प्ले का अपने तर्ज का आपने स्टाइल बनवाया हुआ है, पीसीबी मौजूद है, तो आपको ये डिस्प्ले हमसे लेने की जरूरत नहीं है। वो बोर्ड में जहां लगा हुआ था, जिस जगह लगा हुआ था, वो लगा रहेगा वहां पे, ठीक है।
वो जहाँ जिन कनेक्टर्स पे वो लगा हुआ था वो वहीं लगा रहेगा। वो लोकल बोर्ड है या इंपोर्टेड बोर्ड है, वो जहाँ लगा है लगा रहेगा। आप सिर्फ डीएसपी की जगह ये मॉड्यूल चेंज करेंगे, आपका अपना मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल चलेगा। हाँ, आप अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं। ये दो तरह के अवेलेबल है, ये इस शक्ल में भी अवेलेबल है और ये इस शक्ल में भी अवेलेबल है। और अगर आपने ये नहीं लेने तो जो आपके पास अपना ऑलरेडी आपने इस्तेमाल करना हो, जो आपके पास मौजूद हो, वो आप लगा सकते हैं। तो अब ये जो बगैर सीटी वाला है, ये 1602 के साथ आप इसको एक पेयर समझ लें। और फिर वही डिस्प्ले, वही 1602 डिस्प्ले अगर आपने सीटी के साथ यूज करना है तो फिर आपका मॉड्यूल इसकी बजाय सीटी वाला आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे बहुत वजाहत के साथ ये चीज बताई हुई है। अच्छा, अगर आपको डिस्प्ले और बड़ा लेना है, ये आप खुद भी बनवा सकते हैं हमसे। आप इसका स्कीमेटिक ले लें, अपना पीसीबी खुद डिजाइन करवा लें, आप हमसे बना हुआ ले लें, ये आप पे मुनसर है। हम जबरदस्ती इसे नहीं बेचना चाह रहे डिस्प्ले को। अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल है, अगर आप अपना बनवाना चाहते हैं तो आप ये 20x4 का एलसीडी मंगा लीजिए और पीसीबी अपनी लोकल खुद बनवा लीजिए। हम आपको डायग्राम, पिन आउट, स्कीमेटिक हर चीज दे देंगे। बल्कि वेबसाइट पे वो अपलोड मेरा ख्याल है शायद हमने कर दिया, नहीं हुआ तो हो जाएगा। अगर आप ये डिस्प्ले लगाना चाह रहे हैं तो इस डिस्प्ले में आपको फिर सीटी वाला मॉड्यूल लगाना पड़ेगा और उसके साथ ये सीटी साथ आएगी। अच्छा, सीटी हम साथ क्यों हमने नथी की हुई है? सीटी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी ये जान नहीं सकेंगे कि जो आपने सीटी ली है क्या ये वही सीटी है जो हमने यहाँ पे मैच करा के भेजी है, क्या ये वही वर्जन है, वही मेक मॉडल है। तो फिर ये हो सकता है कि जब हम आपको मॉड्यूल भेजें और आप सीटी लगाएं तो फर्क इतना ज्यादा हो जो हमारी कैलिब्रेशन की रेंज से भी आउट हो चुका हो। अगरचे हमने कैलिब्रेशन के लिए ऑप्शन दी हुई है, लेकिन अगर आपने सीटी अपनी खुद से लगाई और ये इतना सस्ता आइटम है और हमें जितने का मिल रहा है हम उतने का ही इसको ऐड कर रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये जितने का आता है उतने पैसे आप माइनस कर लीजिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमेशा आप इसको पैकेज के साथ रखेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इसमें। अच्छा, अब ये 3 मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिए, हम बाकी 3 पे आते हैं। एक तो ये हमारे पास हाइब्रिड टाइप डिस्प्ले है, यहाँ पे ऑन हालत में नजर आ रहा है। ये हाइब्रिड टाइप डिस्प्ले है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है कि किलोवाट कितने % हो गए हैं। यानी अगर आपने कहा कि मेरा मैक्सिमम लोड 25 एम्पेयर मैं अलाउ करता हूं, तो अगर 12 एम्पेयर है तो ये 50% दिखाएगा, 6 एम्पेयर है तो ये 25% दिखाएगा। फिर ये ऑपरेशन भी दिखा रहा है और पीवी बोर्ड के मुताबिक यहाँ पे पीवी जो पैनल बना हुआ है उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी नजर आएगी। फिर मोड क्या है, अगर ये शेयरिंग वाला आपने बनाया तो यहाँ वापडा नजर आएगा। तो ये मैं अगली वीडियोस बनाने लगा हूँ। आज की जो वीडियो इसमें मैं डिटेल में सिर्फ इसे बताऊंगा, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन आपका फिर भी करवा देता हूँ। पीवी वोल्ट इनपुट पे कितने हैं, वापडा के एम्पेयर कितने हैं, आउटपुट वोल्ट कितने हैं, पीवी एम्पेयर कितने हैं, किलोवाट कितने हैं। अच्छा, केवीए की आप उसको कह लें, ज़ाहिर पावर फैक्टर हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम इनपुट के पावर बता रहे हैं वो तो डीसी है तो आप उसे किलोवाट कह सकते हैं। तो वो किलोवाट कितने, इनपुट डीसी किलोवाट कितने। और मोड क्या चल रहा है, अगर बाईपास हुआ है तो बाईपास आ जाएगा। अगर आप कैलिब्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे और आपको वो बताएंगे आप कौन से मेन्यू में। अगर एरर आएगा तो यहाँ एरर आने के बाद ये नंबर आएगा एरर का और आप फौरन समझ जाएंगे कि कौन सा आ रहा है। अगर बाईपास हुआ और लोड नहीं आउटपुट पे जा रहा तो लोड बंद हो जाएगा। 20 यूं चीजें जो जब आप इसे ऑन हालत में देखेंगे तो आपको नजर आएंगी। इसके साथ हम ये सीटी वाला बोर्ड लगाएंगे, सॉरी सीटी वाला बोर्ड और सीटी इसके साथ होगी, तो ये एक पेयर एक तरह से सेट है ये। अच्छा, इसमें हमने ये कीबोर्ड बनाया हुआ है। ये कीबोर्ड आप अपनी मर्जी के मुताबिक बनवा लें, हमसे ले लें, ये साथ आएगा। जो हमने कीमत बताई हुई उसमें ये साथ है। अगर आप कोई एक मखसूस शक्ल चाहते हैं और ज्यादा तादाद में चाहते हैं तो आप हमें भी सजेशन दे सकते हैं, सजेशन कि हम आपको किस शक्ल में ये बनवा दें। और अगर आपने खुद बनाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमसे पिन आउट पूछ लें, डायग्राम, स्कीमेटिक हर चीज आपको मिल जाएगी। आप लोकल मार्केट से अपना पीसीबी खुद बनवा लीजिए। ये यहाँ से रिबन केबल इसमें आएगी, रिबन केबल हम आपको साथ भेजेंगे और आपने यहाँ से बिल्कुल वही जो 1602 वाली केबलें होती हैं, शायद मेरे पास यहाँ पे हैं, वही केबलें आपने यहाँ से एग्जैक्टली वही लगानी है जहां 1602 का कनेक्टर लगा हुआ है। सिर्फ फर्क ये है कि 1602 वाले में डिस्प्ले में आपके पास पिने केबलें 2 होती हैं, इसमें हमें एक ही केबल चाहिए सिर्फ। तो एक ये लगेगी और एक
ये लगेगी। फोटो हम बता देंगे कि ये कौन से वाले, फोटो में बता देंगे कि वीडियो में दोबारा भी एक बननी है जब इसकी वीडियो बनेगी कि ये कौन से वाले कनेक्टर में लगेगा, क्योंकि वहां दो कनेक्टर हैं। वही जो आपके बोर्ड पे 1602 डिस्प्ले के लिए जो कनेक्टर है, उन्हीं में से एक कनेक्टर में ये लगेगा और बटन वाली जगह पे ये लग जाएगा, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ इस एक डिस्प्ले कि ये एक ऐसा केस है जिसमें आपको अपने बोर्ड पे एक रजिस्टर शॉर्ट करना है। वो 5 नंबर पिन पे होता है, 560 ओम या 470 ओम, वो एक आपने शॉर्ट करना होगा। वो जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो मैं डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि काफी डिटेल में आएगी, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कैलिब्रेशन कैसे करना है, सारा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक मॉड्यूल और है TFT वाला, जिसमें मैंने बताया कि इसी का एक लो कॉस्ट वर्जन थोड़े से छोटे डिस्प्ले में भी आ रहा है। इसके जो ये वाले अवेलेबल है वर्जन, इनमें थोड़ा सा हमें ब्राइटनेस का इशू आया, शायद जहां से हमने परचेज किए मे बी वो जगह ठीक नहीं थी, वो कंपनी सही नहीं थी, जहां जिस फैक्ट्री से हमने मंगाया। इसकी ब्राइटनेस हमें ज्यादा और रेजोल्यूशन अच्छी नहीं मिली। इसमें रेजोल्यूशन थोड़ा सा हमें बेहतर मिल गई, क्योंकि इनके ड्राइवर्स में थोड़ा फर्क था या जो भी। तो हम अगला जो बोर्ड एक बना रहे हैं सिंगल साइडेड में, वो इसमें बना रहे हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इससे कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, वही सेम बात कि क्या वाबडा के साथ चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो छोटा मॉड्यूल लगेगा, सिर्फ उसमें ये दो कंपोनेंट साथ लगे होंगे, आप इसे इस्तेमाल करें डायरेक्टली। यहां से यहां एक केबल आती है साथ इसके, और आप इसे DSP की जगह लगाएं और आपके ये वाला सारे फीचर आपके इन्वर्टर में आ जाएंगे। और अगर आपको इसके साथ चाहिए वापडा शेयरिंग के साथ, तो बोर्ड इस तरफ फिर भी यही लगेगा, लेकिन एक सीटी होगी और प्रोग्राम उसका डिफरेंट होगा। तो फिर सीटी यहाँ पे लग जाएगी और वापडा शेयरिंग की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, जिसमें यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें बताता है कि वापडा कितने % है टोटल लोड का, PV कितने % है, या इस तरह की चीजें। मेरा ख्याल है यहाँ तक हमने अपने सारे डिस्प्लेस का एक ओवरव्यू ले लिया हुआ है, कुछ हमें बात समझ आ गई है। अब इससे आगे हम चलते हैं कि हम ये सारी चीजें एक साइड पे कर देंगे, क्योंकि हमने इन्हें अलग वीडियोस में डिस्कस करना है। अब हम सिर्फ 1602 की बात करें, सिर्फ 1602 की बात हो रही है। इसके बाद ये पूरी वीडियो अब सिर्फ 1602 के इर्द गिर्द घूमेगी। अगली वीडियोस में मैं उन डिस्प्लेस की भी बात करूंगा। अच्छा, जब ये ऑन होता है, आपने चला दिया, आपका अपना डिस्प्ले लगा हुआ था या हमारा वाला डिस्प्ले लगा हुआ था, तो आप देखेंगे कि आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया, जिसमें किलोवाट आ रहे हैं। ये इनपुट के हैं, याद रखिएगा, इनपुट के हैं, आउटपुट के नहीं है, DC हैं। DC आपके पास इनपुट पे 10 एम्पेयर इनपुट पे ड्रा हो रहा है, 10 एम्पेयर PV से आ रहा है, और से के 200 वोल्ट है। मैं अपनी आसानी के लिए कह रहा हूं, तो आप कह लेंगे कि ओके 200 ज़रब 10 2000, तो यहाँ पे 2.00 किलोवाट आ जाएगा। आउटपुट के AC वोल्टेज, फिर PV वोल्ट और PV के एम्पेयर, ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप मेन्यू का बटन एक दफा दबा दें तो आप स्विच कर जाएंगे दूसरे डिस्प्ले पे, दूसरी स्क्रीन पे, जिसमें बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। यहाँ PV एम्पेयर की जगह VMPP आ जाएंगे। कभी भी आप इसको मेन्यू के बटन से दोनों को आपस में फ्लिप कर सकते हैं। अब इसमें हमने सेटिंग कैसे करनी है। सेटिंग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो आपका मेन्यू का बटन होता है वो हर डिस्प्ले में, हर इन्वर्टर में मुख्तलिफ होगा। जैसे मेरे वाले में ये यहाँ पे बटन है, किसी में M लिखा होगा, किसी में वो सेंटर में होगा, किसी डिस्प्ले कार्ड में वो साइड पे होगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि दो बटन अप और डाउन के होंगे, और एक बटन एंटर का कह लें, मेन्यू का कह लें, ओके का कह लें, एक बटन होगा। तो अब मैं जब भी बात करूंगा मेन्यू, तो आपने उसको जो अप डाउन के अलावा वाला बटन है, उससे आपने वो वाला बटन तस्वर करना है। करना क्या है आपको कि आप मेन्यू को ज्यादा देर तक दबा के रखें। मेन्यू के बटन को अगर आपने थोड़ा देर के लिए दबा के छोड़ा तो सिर्फ दोनों डिस्प्ले स्क्रीनें आपस में चेंज होती रहेंगी। आप ज्यादा देर तक दबा के रखें तो सबसे पहले आप फौरन देखेंगे कि यहाँ पे VMPP सेटिंग आ गई। अच्छा, VMPP सेटिंग को मैंने ऑटो खुद नहीं रखा। आप समझ सकते हैं कि इतना पेचीदा सॉफ्टवेयर हमने बनाया, इतने फीचर्स, इतनी चीजें रखी। ऑटो VMPP
मेरी फाइंडिंग्स के मुताबिक उतना अच्छा काम नहीं करता जितना फिक्स पे हम काम कर पाते हैं। देखें, इन्वर्टर ने एक दफ़ा इंस्टॉल होना है, आपके ऊपर फ्रेम ने एक दफ़ा लगना है, उस पे एक दफ़ा पैनल इंस्टॉल होने हैं। रोज़ इन्वर्टर और पैनल आपस में चेंज नहीं हो रहे। तो जब एक वन टाइम इंस्टॉलेशन होनी है, तो हमें ऐसे क्यों नहीं पता होगा कि जो हमने पैनल ऊपर लगाए हैं, उनके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर वीएमपीपी क्या लिखे हुए हैं? वो 42 लिखे हुए हैं, 41 लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, 38 लिखे हुए हैं, जो भी लिखे हुए हैं, उन्हें हमने नंबर ऑफ पैनल से ज़रब देना है, तो जो जवाब आएगा वो यहाँ हम सेट कर देंगे। हाँ, अगर हमने बहुत ही ज़्यादा उन पे बर्डन डालना है, तो जो हमारा वीएमपीपी एक्चुअली जो हमने कैलकुलेट किया पैनल के ऊपर से रीड करके, तो फिर उसकी बजाय आप वीएमपीपी थोड़ा नीचे ले आएँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक जगह ऐसी आती है कि हम वहाँ पे आ जाते हैं जो वीएमपीपी से काफ़ी नीचे वैल्यू होती है, तो उस सूरत में पैनल बैठ जाता है क्योंकि वो हाई इम्पीडेंस वोल्टेज सोर्स है। तो क्या होगा, अगर आप नी पॉइंट से आगे आ गए, तो एकदम से लोड बैठ जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैंने लोड हटा भी दिया तो वोल्टेज बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने वीएमपीपी की सेटिंग सही नहीं रखी हुई। तो मेरी राय ये है कि वीएमपीपी को ऊपर से देख के एक दफ़ा सेट कर देना चाहिए और इसको बिला वजह नीचे नहीं लाना चाहिए। अच्छा, अब आप आएँगे सेटिंग में, तो सबसे पहले वीएमपीपी सेटिंग नज़र आएगा। अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? अप और डाउन बटन से चेंज करेंगे। और जब हमने समझा कि अब ये मेरी वैल्यू वो सेट हो गई है, जो मैं करना चाह रहा था, या मैं ये वैल्यू सेट ही नहीं करना चाह रहा था, मैं अगली किसी सेटिंग पे जाना चाह रहा था, तो सिंपली एक दफ़ा आप ओके ओके का बटन, या मेन्यू का, जिसको मैं कहूँगा मेन्यू का बटन दबा दें, तो ये वीएमपीपी के बाद आगे आउटपुट वोल्टेज पे आ जाएगा। जब आउटपुट वोल्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ आप वो सेटिंग कर लें कि आपको मैक्सिमम कितने वोल्ट चाहिए, 220 चाहिए, 225 चाहिए, 230, जो भी आपने सेट करने। सेट करके फिर आप मेन्यू का बटन दबा देंगे। सेट कैसे करेंगे? अप और डाउन के बटन से। तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम पीवी करंट। यहाँ पे आप मैक्सिमम पीवी करंट सेट कर लें। अब मैं यहाँ पे उन दोस्तों से जिनके पास 27 जनवरी 2025 से पहले मॉड्यूल जा चुके हैं, मैं उनसे माजरत खाऊं कि उनमें मैक्सिमम जो पीवी करंट था वो 28 एम्पेयर गया है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 7 किलोवाट से बड़ा सिस्टम नहीं बना सकते उसमें। अब वहां पे मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि अगर वो दोस्त मुझे, वो भाई, ये वापस भेज के रीप्रोग्राम करवाना चाहें, तो वो कार्गो मैं अपने जिम्मे लूंगा, आप मुझे वापस भेज दें, मैं उन्हें अपग्रेड करके आपको दोबारा भेज दूंगा। अब हमारी जो मैक्सिमम करंट हमने सेटिंग की है वो 400 एम्पेयर कर दी है। मैं जानता हूं कि ये रोज रोज ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं बनेगा, लेकिन हम एक ही दफा ऐसी वो रखना चाह रहे थे सेटिंग, कि हमें बार बार उसमें कोई तब्दीली ना करनी पड़े। तो अब ये है कि आप मिनिमम 10 एम्पेयर से मैक्सिमम 400 एम्पेयर तक कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, यहाँ पे अप डाउन के जरिए सेट कर सकते हैं। जब भी आपका सिस्टम इससे ऊपर जाएगा, करंट इससे ऊपर जाएगा, तो फौरन आपको एरर आना शुरू हो जाएगा, आउटपुट बंद हो जाएगी, ताकि हमारा जो इन्वर्टर है वो सेफ हो जाए। एक बात मैं ये बता दूं, यहाँ पे बहुत अहम बात है कि बहुत दफा हमने ये देखा कि जब आप करंट की रेटिंग देख रहे होते हैं, करंट की वैल्यूज देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरा करंट शुरू में तो बिल्कुल ठीक है, मेरा मीटर भी सही बता रहा है और आपका मीटर भी सही बता रहा है, और फिर जैसे ही करंट बढ़ा तो अब वैल्यूज बदल गई, फर्क आ गया दरमियान में, या वैल्यूज कम हुई तो फर्क आ गया। तो याद रखिएगा, इसकी सिर्फ एक रीजन है कि हम लोग बजाय इसके कि एक बाकायदा शंट लगाएं, जो मोस्टली टंगस्टन की या एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती हैं, उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं शंट के तौर पे। अब जब हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं शंट के तौर पे, तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी रेजिस्टर को गर्म करेंगे, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। आप ये तजर्बा अपने पास कर सकते हैं, मैं अपने पास कर सकता हूं। अभी यहाँ पे इस मल्टीमीटर पे एक रेजिस्टर लगा लें, उसे हल्का सा गर्म करें, एकदम आप देखेंगे वैल्यू ऊपर चली जाएगी। हाँ, कितनी चली जाएगी? वो अगर 10% भी ऊपर चली गई, आप कहेंगे ये तो बहुत थोड़ी वैल्यू है, लेकिन आप देखें कि जहां आपकी वैल्यू 0.1, 0.01, 0.5, 0.05, जहां फ्रैक्शन ऑफ ओम्स में है, वहां चंद फीसद तब्दीली आपके करंट की वैल्यू में बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगी। जहां वैल्यू ही इशारिया ओमों में हो,
वहाँ मामूली सी तब्दीली कितनी अहमियत रखती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, जब हम इस बात पे परेशान हो रहे होते हैं कि हमने अपने एम्पेयर को 20 पे कैलिब्रेट किया, नीचे आए तो फ़र्क आ गया, ऊपर गए तो फ़र्क आ गया। तो वो वजह ये है कि हमारी रेज़िस्टर्स जो हैं, वो हम हाथ लगा के वो महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो 32 डिग्री पे है और या 34 पे है, तो मेरा हाथ कैसे बताएगा मुझे? लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो 0.00 में तब्दील हो गई ना, और उसकी वजह से फर्क आ गया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छी वैल्यूज चाहिए होती हैं करंट रीडिंग की, तो या तो आप रेजिस्टर बहुत ज्यादा लगाएं, कम वैल्यू की ज्यादा लगाएं, ताकि उनमें कम से कम हीट बने, या आप फिर खर्चा करें और बाकायदा शंट, बनी बनाई शंट जो मिलती है महंगे वाली, वो मंगा के लगाएं, जो कि आप वीएफडी इन्वर्टर्स वगैरह में लगी हुई देखते होंगे मोस्टली। अच्छा, अब ये हो गया मैक्सिमम पीवी करंट आपने सेट कर लिया। मैक्सिमम पीवी करंट के बाद आप चले गए, तो अगली वैल्यू आ जाएगी सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है, स्लो, फास्ट और डिसेबल्ड। डिसेबल का मतलब है कि बस आते ही इसने हथौड़ा मारना, एकदम से पावर ऑन कर देनी है। और फास्ट में आई थिंक विद इन हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड है फारूक साहब, विद इन हाफ सेकेंड पावर पूरी हो जाएगी। और स्लो रखेंगे तो फिर वो कितना, स्लो में 2 सेकेंड, तकरीबन तकरीबन 2 सेकेंड में वोल्टेज पूरे होंगे। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें ये सॉफ्ट स्टार्ट क्यों चाहिए होता है। उसके बाद आपके पास आ गई आउटपुट। हम ये जैसे जैसे मेन्यू के बटन दबा रहे हैं, आगे हमारे मेन्यूज मूव हो रहे हैं, सेटिंग आगे से आगे जा रही है। तो आउटपुट मॉडिफाइड साइन वेव चाहिए आपको या साइन वेव चाहिए? पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि टेक्निकली तो साइन वेव होनी चाहिए हमारी अप्लायंसेस के लिए। साइन, वो हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, वो हमारा चार्जर हो, वो वॉशिंग मशीन है, वो फ्रिज है, वो मोबाइल का चार्जर है, टीवी है, वीसीआर है, कुछ है, वो साइन वेव पे चलने के लिए बना है। लेकिन अगर अब पीवी कम है, आउटपुट ज्यादा चाहिए, वोल्टेज थोड़े से लोड पे वो बैठ रहे हैं, और कस्टमर कहता है नहीं जी मुझे तो ये सारा कुछ चलाना ही है, तो ठीक है, फिर मॉडिफाइड साइन वेव पे गुजारा करें। ओके, वो भी गुजारा है, ठीक है, चलती हैं, सारा सारा कुछ ही चलता है उस पर। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मॉडिफाइड साइन वेव पे आपको कुछ मसाइल आते हैं। फिर वो, जैसे मेरे एक भाई बता रहे थे कि ओवन है, साइन वेव पे चल रहा है, मॉडिफाइड साइन वेव पे नहीं चल रहा। तो मैंने कहा जी उसमें हमारा कसूर नहीं है, ओवन बनाने वालों ने उसमें जो उसका ट्रांसफार्मर है वो उस पर काम नहीं कर रहा होगा साइन वेव पे, या उसके वोल्टेज ज्यादा हाई बन रहे होंगे या ज्यादा लो बन रहे होंगे। मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि अगर साइन वेव पे वो चल रहा है तो मेरा इन्वर्टर तो ठीक हुआ ना। अच्छा, उसके बाद एसी लो एरर एनेबल। अब ये क्या है? ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, मैं मिसाल के तौर पे कहूंगा, जैसे अंदरून सिंध है, जहाँ अवाबडा है नहीं, लैंप उन्होंने चलाए हुए हैं, या अगर कोई मोटर चलाई हुई है छोटी, तो वो कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कि वोल्टेज 220 है या 180 है या 170 है, ये 90 ही हो गए, बस जब तक इसमें आखिरी कतरा खून का मौजूद है, रमक जिंदगी की बाकी है, हमारा सिस्टम चलना चाहिए, जब तक इसकी पावर सप्लाई ऑन है सिस्टम चलना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एसी लो एरर को डिसेबल कर देंगे। तो फिर ये बिल्कुल ये कोई परवाह नहीं करेगा कि वीएमपीपी कहाँ चले गए, वोल्टेज पीवी के कहाँ आ गए। जो डीसी आ रही है, आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है, वो आपके काम की है या वो आपके काम की नहीं है, ये अब आपका आपका अपना डिसीजन है कि ये आपकी आपकी चॉइस थी। लेकिन अगर आप इसे एसी लो एरर को एनेबल कर लेते हैं, तो फिर 180 वोल्ट से नीचे ये आपको लो एसी का एरर देके आउटपुट बंद कर देगा, ताकि नुकसान ना हो। अच्छा, जब आप ये सारी तब्दीलियां कर आएंगे, तो ये सारी तब्दीलियां अगरचे इंप्लीमेंट हो गई हैं उसी वक्त, लेकिन फिर भी वो मेमोरी में सेव नहीं हुई। हो सकता है आप ना ही करना चाहें, इरादा बदल जाए, या आपको लगे कि अच्छा ये मुझे नहीं करना था, मैं मिस्टेकली ये सारा कुछ कर रहा था, तो फिर ये एंड में आपसे पूछेगा कि सेव चेंजेस, नो या ये और यस। तो अब आप अप या डाउन से यस और नो करके मेन्यू का बटन दबाएंगे। अगर आपने नो किया, तो जो तब्दीलियां आप करके आए थे वो डिस्कार्डेड होंगी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यस कर दिया, तो अब वो मेमोरी में सेव हो गई है, जब आप दोबारा पावर बंद करके चलाएंगे तो भी वो सेटिंग्स वहीं खड़ी होंगी। हम इससे आगे आ जाते हैं। अब एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल है कि हमारे पीवी वोल्टेज बराबर नहीं हो रहे होते, हमारे किलोवाट बराबर नहीं हो रहे होते, हमारे एम्पेयर बराबर नहीं हो रहे होते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 500 किस्म के तो पीसीबी ही हैं, और उनमें
एक हकीम ने बताया होता है कि इसमें 1.5 के लगनी है, दूसरा कहते हैं नहीं यहाँ 1.2 के लगेगी, और सारे हकीमों के नुस्खे ठीक होते हैं, लेकिन वो एक मरीज पे वो काम करते हैं और एक पे नहीं करते। तो उसका मेरे पास क्या हल था, वो ये था कि मैं ये जो सेटिंग है वो सॉफ्टवेयर में दे दूं, क्योंकि अदरवाइज आपके पास दूसरी सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन है, यही ऑप्शन है कि फिर आप एक क्या कहते हैं उसको, थैली रेजिस्टेंसों की भर के बैठ जाएं कि कौन सी मैच हो रही है या वेरिएबलें लगा के बैठे। तो उसका हल हमने सॉफ्टवेयर में दे दिया। करना क्या आपने, आपने सिंपली एक काम करना है कि अप और डाउन दोनों बटन्स को, वो जो जिस तरह का भी आपका कीपैड है, आपका जो भी कीपैड है, दोनों बटन्स को दबा के बैठ जाए। ये दबा के बैठना कब है, जब इन्वर्टर ऑन है, क्योंकि अगर आपने इन्वर्टर ऑन होने से पहले दबाया तो वो अगली एक और तरह की सेटिंग खुलेगी, मैं बाद में बताऊंगा। तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों बटन दबा के, और नहीं, चलते इन्वर्टर में दोनों बटन आपने दबा के रखने, याद रखिएगा उस वक्त डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। दोनों बटन दबा के रखें, तो 2-3 सेकंड दबा के रखें, तो एक मेन्यू खुल जाएगा जो कि आपका कैलिब्रेशन का मेन्यू होगा। उसमें सबसे पहले आपके पास पीवी वोल्ट कैलिब्रेशन आ जाएगी। अच्छा, पीवी वोल्ट कैलिब्रेशन में आपने करना ये है कि जब आप अप डाउन कर रहे होंगे तो आपने जो वोल्टेज बाहर आप मेजर कर रहे हैं, आपने पीवी, जहां पीवी इनपुट आ रही है आपकी, यहां पे आ रही है, या जहां भी पीवी इनपुट है, आपने एक वोल्ट मीटर वहां लगा लेना है, डीसी वोल्ट मीटर, और वो आपको बता रहा है कि इस वक्त वोल्टेज है 418, और आप कह रहे हैं मेरे पास है 425। तो आपने नजर उस मीटर पे रखनी है, एक नजर इस डिस्प्ले पे रखनी है, और अब आपने चूंकि वोल्टेज को कम करना है ना, तो आप डाउन वाला बटन दबाते जाएंगे इस पे, या जो आपका डिस्प्ले होगा लाइक ये है, तो डाउन वाला बटन आप दबाते जाएंगे, यहां वोल्टेज कम होते जाएंगे। जो वोल्टेज आप यहां पे एडजस्ट कर देंगे उस सेटिंग के लिए, एक्चुअली ये मेन डिस्प्ले वाले वोल्टेज होंगे। तो अब जब 418 वोल्ट बाहर है आपके, तो आप यहाँ पे 418 कर दें, जब आप इससे एग्जिट करेंगे तो आप देखेंगे वो 418 है मेन पे भी। और फिर जैसे जैसे आपकी पीवी बढ़ेगी या कम होगी, तो एक मामूली से फर्क के साथ, नॉन लिनियरिटी तो हम खत्म नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन बहुत मामूली नॉन लिनियरिटी के साथ वो वोल्टेज को एक आध वोल्टेज के फर्क के साथ वो पूरी रेंज आपकी काम कर रही होगी। तो आपने क्या किया कि बगैर किसी हार्डवेयर की तब्दीली के आपने अपनी पीवी वोल्ट कैलिब्रेट कर ली, हो गए। अब चलते हैं आगे, एम्पेयर कैलिब्रेशन। अब आपने करना क्या है, मैं तो वैसे आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि टोंग टेस्टर, जो डीसी टोंग टेस्टर है, वो बहुत ही इनएक्यूरेट है, यानी अ, उन वो इतना एक्यूरेट नहीं है कि आप उन्हें कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल करें। एक दफा कोशिश कर लें कि आपको 10 12 15 एम्पेयर का डीसी एम्पेयर मीटर मिल जाए, वो तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर, और उसमें भी एनालॉग वाला, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो चले, मजबूरी है, आप टोंग टेस्टर ही डाल दें, क्लैंप ऑन मीटर आप डाल दें, पहले एक दफा देख लें कि वो वाकई डीसी पे, जीरो भी कर लें एक दफा जब लोड ना हो, उसके बाद आप उस पर लोड डालें। लोड डाला, लोड आपने देखा कि मेरे पास टोंग टेस्टर बता रहा है 4.7 एम्पेयर। तो अब आप यहाँ पे अप और डाउन बटन से यहाँ पे 4.7 एम्पेयर ले आए, तो आपके एम्पेयर कैलिब्रेट होगा। मैं वैसे आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप मोस्टली जो भी आपने कैलिब्रेशन करनी होती है वो सेंटर में आके किया करें, वहां फिर ऊपर और नीचे जो नॉन लिनियरिटी है, वो अगर कोई 0.5 एम्पेयर की या 0.2 एम्पेयर की आनी भी है, तो वो ऊपर और नीचे आधी आधी डिवाइड होके बड़ा फर्क नजर आपको कभी भी नहीं आएगा। तो जैसे आपका 20 एम्पेयर मैक्सिमम आपने रखा हुआ है, तो आप 10 एम्पेयर पे ले आए, और उसके बाद इसको 10 एम्पेयर पे सेट कर लें, या जो आपका लोड उसी रेंज में है उसके मुताबिक सेट कर लें, आपके जो पीवी के एम्पेयर हैं वो कैलिब्रेट हो जाएंगे। जब उसके बाद आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको साइन एसी वोल्ट कैलिब्रेशन नजर आ रही है। चूंकि अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसमें फीडबैक इसलिए नहीं ले सकता कि मुझे जो बोर्ड ऑलरेडी मार्केट में हैं उन्हें फॉलो करना है, और इन बोर्ड्स में फीडबैक नहीं है आउटपुट की। तो हम ये मेजर नहीं करते, ये मेजर नहीं हो रहे, ये कैलकुलेट हो रहे हैं। तो जब ये मेजर नहीं हो सकते, हम इन्हें नाप नहीं सकते, हम इनका हिसाब लगा सकते हैं सिर्फ अपनी इनपुट पावर और अपने इनपुट करंट के जरिए, तो फिर हम मजबूर हैं कि हम इन्हें किसी फार्मूले के जरिए ही बनाएं। वो ठीक होते हैं, नजदीक तरीन वैल्यू होती है, चल जाता है काम। अगरचे फीडबैक वाला सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब हमें इन्हीं बोर्ड्स को चलाना है हर सूरत में, क्योंकि हम लाखों बोर्ड्स तब्दील नहीं कर सकते पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले। तो आप क्या करेंगे, अब आपने अगर साइन वेव यूज की हुई है तो आप इस मेन्यू में आकर तब्दीली करेंगे, और अगर आप मॉडिफाइड साइन वेव यूज करें तो फिर आप
इस मेन्यू में, यानी एक दफा फिर दबाएंगे और इस पे आके करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप दोनों को ही कर दें कैलिब्रेट बारी बारी। एक दफा आप अपनी सेटिंग जो है वो मॉडिफाइड साइन वेव की कर लें और मॉडिफाइड साइन वेव के आप मेन्यू में आके कैलिब्रेट कर लें, और एक दफा आप साइन वेव के पे करके साइन वेव वाले को कैलिब्रेट कर दें। तो अगर आपका कस्टमर कभी भी बाद में वेव चेंज करेगा या आप खुद चेंज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है। दोनों चीजें करना कैसे है? बहुत आसान है। आउटपुट पे वोल्ट मीटर लगाएं, इसे तब्दील करें। अब आपने ये देखना है कि ये नंबर आपके आउटपुट वाले वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं आउटपुट पे एसी वोल्ट मीटर मैंने लगाया हुआ है और वो मुझे बता रहा है 221 वोल्ट, और ये इस वक्त साइन वेव में है इन्वर्टर, और मैं यहां देख रहा हूं 229। तो अब मैं डाउन बटन दबाऊंगा और मैं इसे यहां पे 221 पे ले आऊंगा मीटर को। ओके फाइन। आप जरा इधर से आए। ये हमारे फारूक साहब हैं और मैंने बहुत सारा काम पावर जनरेशन पे मैंने किया, लेकिन जो मेन्यूज बनाए हैं सारे ये फारूक साहब ने बनाए हैं। हम दोनों ने मिलकर मदद एक दूसरे की करके, तो इसलिए बहुत सारी चीजें मेन्यूज में और जो फीचर जनरल फीचर हैं उनमें ये मुझसे ज्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि ये इनके हाथ से निकले। तो पावर जनरेशन में अगर पावर बहुत अच्छी हो तो मेरा शुक्रिया अदा करना है, और अगर फीचर्स में कोई कमी रह गई हो तो वो फारूक साहब हैं गिले के लिए। कैसा? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब अप और डाउन बटन दबाएंगे। अगर यहां ये 229 दिखा रहा है तो हमें अब मीटर पे 229 लाने हैं। अब मैं ठीक बता रहा हूँ? जी हाँ। तो हमने यहाँ एक मल्टीमीटर लगाया हुआ है, उसमें वोल्ट नजर आ रहे हैं मल्टीमीटर पे से 220 वोल्ट नजर आ रहे हैं। तो अब जब मैं अप और डाउन का बटन दबाऊंगा तो यहाँ वोल्टेज कम ज्यादा होंगे, यानी आउटपुट कम ज्यादा होगी। ये नंबर यहीं खड़ा रहेगा। तो हमें आउटपुट के वोल्टेज इस नंबर के बराबर करने हैं। अगर वो बराबर हो गए तो आप सेव करने यानी मेन्यू का बटन दबा दें, तो अब आपके वोल्टेज बराबर हो गए। इसी तरह आप मॉडिफाइड के भी कर सकते हैं। जब आप निकलने लगेंगे तो वही सेम मेथड आ जाएगा कि चेंजेस आपने सेव करनी है या नहीं करनी। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और चीज आ गई कि जब भी हमारा इन्वर्टर हम ऑन करते हैं तो हमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है इस तरह से। ये मॉड्यूल जब भी आएंगे इन पर बाय डिफॉल्ट यानी कंपनी की तरफ से इनमें स्मार्ट डिजिटल इन्वर्टर ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप कभी भी, मैंने पहले भी बताया था शुरू में भी, आगाज में भी, आप कभी भी ये नाम खुद तब्दील कर सकते हैं। नाम खुद तब्दील करने के तरीके क्या हैं? ये जब भी आप पावर अप करते हैं 2 लाइनें आती हैं 2 सेकंड के लिए, फिर 2 मजीद लाइनें आती हैं 2 सेकंड के लिए। अगर ये 4 लाइनों वाला है तो एक ही दफा वो चारों लाइनें इकट्ठी नजर आती हैं 2 सेकंड के लिए। तो जो तरीका मैं बता रहा हूं ये दोनों 1602 और 20/4 दोनों के लिए काम करेगा। तो 32 हरूफ है हमारे पास, या वहां पे ज़ाहिर है 80 हरूफ है, तो 32 हरूफ हैं और हम उन्हें तब्दील करना चाहते हैं। और 32 हरूफ के 2 सेट हैं, एक पहली स्क्रीन एक दूसरी स्क्रीन। तो हमारे पास 3 तरीके हैं इसके। एक तरीका है जो बहुत मुश्किल है, पेचीदा है, मैं ये समझता हूं कि वो आमतौर पर इस्तेमाल ना किया जाने वाला मेथड है, क्योंकि अगर वो आप करने बैठते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 कप चाय के भी बनवाने चाहिए साथ, इतना टाइम लगेगा। करेंगे कैसे? जो बटनों वाला मेथड है, बल्कि इसके बाद में बटनों वाला मेथड अगली स्क्रीन में बता दूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि एंड्रॉयड फोन है आपके पास, कोई फोन ऐसा एंड्रॉयड फोन जो ओटीजी को सपोर्ट करता हो। ओटीजी की सपोर्ट कैसे मालूम कर सकते हैं? एक 40-50 रुपए का, बल्कि हाल रूट में 25 रुपए का बहुत सस्ता सा एक ओटीजी कनेक्टर आपको मिलता है। वो आप अपने मोबाइल फोन में लगा लें अडॉप्टर, और इसके बाद यहाँ कोई माउस लगा लें, कोई चीज लगा लें। कोई मुझे एक माउस दें अगर है यहाँ पे, तो फौरन आपको ये पता लग जाएगा। जैसे मैंने एक, आप इसे अनलॉक करें जी, ठीक है। फन्नी खराबी की वजह से राब्ता मुअत्तल रहेगा। चलने दे इसको, वीडियो के चलने दे, मसला। वो क्या होता है, वो कौमी मवासलाती सियारे से अमन नशरियाती राब्ता। तो आगे देखें कि एक बहुत आसान सा तरीका है ये देखने के लिए कि आपका फोन ओटीजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जिन लोगों को पहले से मालूम है कि उनका फोन सपोर्ट करता है उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं मालूम वो ये एक अडॉप्टर लें, कोई एक माउस या कीपैड इसे लगा लें,
कीबोर्ड। और अगर ये चीज आ गई तो इसका मतलब है आपका फोन सपोर्ट कर रहा है। मेरे इल्म के मुताबिक आजकल गालबन 70 या 80% फोन ओटीजी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत थोड़े फोन ऐसे हैं जो अब ओटीजी को सपोर्ट नहीं करते। तकरीबन हर फोन ही ओटीजी को सपोर्ट कर रहा है। या आप यही देख लें कि आपका फोन जो है वो डायरेक्टली यूएसबी जो है आपकी स्टिक, मेमोरी स्टिक, उसको सपोर्ट करता है, तो ओटीजी है उसमें। तो अब आप करेंगे क्या कि आप फोन में ओटीजी अडॉप्टर लगाएंगे, कन्वर्टर, और यहां से एक डाटा केबल, नहीं मुझे दिखाना नहीं है, यहां से एक डाटा केबल, सिंपल डाटा केबल यहां पे यूएसबी कनेक्टर में लग जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि हम ये यूज नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास एक डाटा केबल है ऑलरेडी, और हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर, जो भी डेस्कटॉप हमारे पास है कंप्यूटर, उसमें लगाएंगे और हम इस तरफ से इसमें लगा लेंगे। इन दोनों तरीकों को, ये तरीके बहुत फास्ट हैं, इनमें आप 1 मिनट से भी कम वक्त में, बगैर किसी प्रोग्रामर के, बगैर किसी खास सॉफ्टवेयर के, बगैर किसी खास टूल को इस्तेमाल किए हुए, जैसे डीएसपी के लिए आपको पिकेट वगैरह यूज करना पड़ता है, कुछ नहीं चाहिए, या लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, तो आप विद इन अ मिनट अपना सारा टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन ये मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, ये दोनों तरीके। हाँ, जो कीपैड के जरिए करने का तरीका है वो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। इनके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाने लगा हूं इसके बाद से, क्योंकि फिर वो छोटी वीडियो अलग से शेयर करना आसान होगी हमारे लिए। कीपैड के जरिए हम कैसे कर सकते हैं? कीपैड के जरिए हम इस तरह से करेंगे कि आपने पावर अप करने से पहले, इन्वर्टर ऑफ है, इन्वर्टर ऑन नहीं है, डिस्प्ले ऑफ है, पावर सप्लाई बंद है, आपने दोनों बटन्स अप और डाउन के दबा के रखने हैं, और उसके बाद आपने इसको ऑन करना है। जब ये इस मोड में ऑन होगा कि पावर अप पे ये दोनों बटन पहले से दबे हुए हो, तो उस सूरत में इन्वर्टर की आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? हो सकता है आउटपुट भी आ रही हो और हम भी इसके साथ कुछ मेमोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैं उसको छेड़छाड़ ही कहूंगा, क्योंकि हम वैल्यूज तब्दील कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी भी हमारी गलती की वजह से कोई नुकसान हो, तो हमने इन्वर्टर को बंद रखा हुआ है। जब तक आप इस मोड में हैं, नाम देने वाले मोड में, नाम तब्दील करने वाले मोड में, इन्वर्टर आपका बंद रहेगा। जैसे आपने इन्वर्टर ऑन किया, ये दोनों बटन पहले से दबे हुए थे, तो आपके पास एंटर पासवर्ड की एक स्क्रीन आ जाएगी। पासवर्ड क्यों दिया? पासवर्ड सिर्फ इस वजह से दिया कि हो सकता है आप अपनी दुकान का नाम जैद, बकर, इंजीनियरिंग, कुछ भी, फलाना 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 रोड, ये फोन नंबर आप एक इंस्टॉल करके आए, और वो इन्वर्टर बाद में किसी के पास रिपेयर के लिए आया, तो वो भी तो हमारे जैसे हमारा ही भाई होगा ना, उसे भी ये सारा कुछ पता होगा, तो वो उस पर अपना नाम ना तब्दील कर ले, आपकी बनाई हुई किट पे कोई और अपना नाम ना चढ़ाए, और आप किसी और की किट पे अपना नाम ना चढ़ा सके। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इसमें एक पासवर्ड रखा हुआ है। जब ये नया मॉड्यूल आप खरीदेंगे, तो उस वक्त ये पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से 12345 है। अगली स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। एक दफा आपने सेटिंग कर ली, आप पासवर्ड, जैसे आप अपने फोन का पिन कोड कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो ये भी इसी तरह पासवर्ड भी 5 डिजिट का पासवर्ड है, कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपके, ये मैं चला के भी दिखाता हूं अभी आपको, कि आपके पास 3 बटन है। तो पासवर्ड आप कैसे एंटर करेंगे कि जो अप वाला बटन है आपके पास, अप वाला बटन, उससे ये कर्सर यहां पे चेंज होगा, यहां आ जाएगा फिर दबाएंगे, यहां आ जाएगा फिर दबाएंगे। तो जैसे जैसे आप अप वाला बटन दबाते रहेंगे, वो यहां आके उसके बाद फिर यहां से ये ऐसे रोटेट होता रहेगा। और आप जिस नंबर के नीचे आप हैं, जब आप डाउन वाला बटन दबाएंगे, तो वो नंबर 5 था तो 6 हो जाएगा, 6 था तो 7 हो जाएगा, 9 के बाद फिर वो 0 हो जाएगा। तो अब आप किसी भी नंबर पे आके कोई भी उस पे जो रकम है वो ला सकते हैं। तो इन 2 बटनों के जरिए आप इसे मूव करते रहें और अपनी मर्जी की फिगर यहाँ सेट करें। तो पहले आपने बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ही सेट करना है। ये यहाँ नजर नहीं आएगा, यहाँ ये खाली होगा। ये आपने एंटर किया तो ये हमने एंटर करके फिर फोटो बनाया। अगर आपने दे दिया ठीक पासवर्ड, फिर तो ये इससे आगे चला जाएगा, वरना ये रॉन्ग पासवर्ड दिखा के बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने पासवर्ड ठीक दे दिया तो फौरन ये अगली स्क्रीन पे आएगा। याद रखिएगा, जब आपने दिया ना 1 2 3 4 5, तो ये पहली स्क्रीन ही नजर आएगी आपको यहाँ पे।
अगर आपने दूसरी स्क्रीन देखनी है या दूसरी स्क्रीन को सेट करना है, तो फिर आपने उसमें एक जमा कर लेना है। 1 2 3 4 5 की बजाय आपने दोबारा से आना है और पासवर्ड 1 2 3 4 6 देना है। तो फिर जो नजर आएगा वो दूसरी स्क्रीन होगी। याद रखें, जब भी आप पावर अप करते हैं तो एक दफा एक स्क्रीन नजर आती है, फिर थोड़े से वक्फे के बाद दूसरी स्क्रीन नजर आती है। पहली स्क्रीन देखने के लिए 1 2 3 4 5 जो हमारी तरफ से पासवर्ड है, और दूसरी स्क्रीन देखने के लिए 1 2 3 4 6। याद रखें, जब भी कभी आप पासवर्ड चेंज करेंगे, पासवर्ड आपके पास एक होगा और वो हमेशा पहली स्क्रीन के लिए होगा। दूसरी स्क्रीन के लिए जो भी आपने पासवर्ड पहला रखा है ना, उसी में एक जमा कर दें। जैसे आपने रखा 00986, तो दूसरी स्क्रीन के लिए वो क्या हो जाएगा, एक जमा करें 00987। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसमें एक जमा करेंगे तो वो दूसरी स्क्रीन का होगा। अच्छा, अब आपने पासवर्ड एंटर किया और ये यहां आ गया। अब आपके पास फिर वही बटन, तो हमारे पास 3 ही है खेलने के लिए। तो इनमें से मैं जानता हूं ये बहुत पेचीदा मेथड है और 10 से 15 मिनट लगते हैं नाम लिखने के लिए 2 स्क्रीनों के। लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन उस वक्त मौजूद ना हो तो फिर ये भी गनीमत है ना, कि आपके पास लैपटॉप या मोबाइल वाला ऑप्शन उस वक्त नहीं है जिसमें 1 मिनट लगेगा, तो फिर ये भी गनीमत है कि चलें, कस्टमर तो उस वक्त हमारा हम हैंडल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जब आप अप का बटन दबाएंगे तो आपका ये कर्सर मूव करेगा। आप बस मेरा ख्याल है मेरे भी दाने खत्म हो रहे हैं, सॉरी। जब आप अप का बटन दबाएंगे रोक लेगा। अच्छा, अब हमारे पास बटन तो वही 3 हैं जिनके जरिए हमें खेलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो अप वाला बटन है उसके अप वाला बटन दबाने पे ये जो हमारा कर्सर नजर आ रहा है हमें, ये मूव करेगा। ये एक फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग कर्सर है। आप अप वाला बटन दबाते जाएं वो यहाँ पे मूव करता रहेगा, जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां ले जाएं। और अगर आपने लाइन चेंज करनी है तो जो दूसरा बटन है उसे एक दफा दबाएं तो आपकी लाइन नीचे चली जाएगी। फिर दबाएंगे तो लाइन ऊपर आ जाएगी, फिर दबाएंगे तो लाइन नीचे। तो अब एक बटन आपके पास, जो भी आपका कीपैड है उसमें एक बटन आपके पास लाइन चेंजिंग का हो गया और एक जो बटन है वो लेफ्ट राइट पोजीशन का हो गया। पता कैसे लगेगा कहाँ है, वहां पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा मुसलसल। अब आप वहां आ गए तो उसके बाद आप मेन्यू के बटन को, जो बाजों का कुछ कीपैड्स में ओके के तौर पे भी लिखा हुआ होता है, आप उसे दबाएंगे तो आपकी ABCD वहां चेंज होगी। जैसे यहाँ पे मैं था और A आ रहा था, तो अगर मैं एक दफा दबाऊंगा तो B हो जाएगा, फिर दबाऊंगा C हो जाएगा। तो ये कुछ 36 के करीब करेक्टर्स हैं, 36 से 40 करेक्टर्स हैं, जो आप तेजी से रोटेट करके अपनी मर्जी का हिस्सा वहां पे ला सकते हैं, अपनी मर्जी का करेक्टर वहां पे ला सकते हैं। अब इस तरीके से आप कुछ वक्त लगा के ये पूरी स्क्रीन अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। उसी में स्पेस भी आती है, जब आप रोटेट कर रहे होते हैं तो स्पेस भी उसी में आती है। अच्छा, जब ये हो गया तो फिर आप को डाउन का बटन, जो भी आपका डाउन का बटन है, वो कम से कम 8 सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये 7-8 सेकंड लगते हैं। जब आप वो दबा के रखेंगे 7-8 सेकंड के लिए, तो खुद ब खुद ये इसमें से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो अब आपकी ये वैल्यू सेव हो चुकी है। आप पावर बंद करके दोबारा चलाएं तो आपको वही डिस्प्ले नजर आएगा। और अगर आपने दूसरी स्क्रीन, ये तो पहली स्क्रीन थी, दूसरी स्क्रीन करनी है तो फिर 1 2 3 4 5 की बजाय 1 2 3 4 6, या अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो जो भी वो पासवर्ड था उसमें एक जमा कर लें आखिरी हिस्से में, तो वो रकम आप करें तो आपकी दूसरी स्क्रीन। इसी तरीके से आप वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। एक लास्ट, इस मॉड्यूल के लिए मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूं कि आप इसमें पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कैसे करेंगे, कि जब आपने पावर अप पे दोनों बटन इकट्ठे दबा के रखा और पावर अप किया और इसने एंटर पासवर्ड कह दिया, एंटर पासवर्ड कह दिया, तो आप यहां पे वो पासवर्ड मत दें जो आपने पीछे यहां पे इस्तेमाल किया था, अपना दिया हुआ या 1 2 3 4 वाला, वो ना दें। बल्कि आप यहां पे ये फिक्स पासवर्ड है 3 2 3 4 5, ये एंटर करें, ओके करें, तो ये कहेगा ओके मुझे अपना पुराना पासवर्ड बताएं।
अगर तो आपने अभी तक पहले कभी तब्दील नहीं किया तो यकीनन वो डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 ही होगा, लेकिन अगर आप पहले तब्दील कर चुके हैं तो जो आपका लास्ट पासवर्ड था वो यहाँ पे आप फीड करें, वैसे ही फीड करें जैसे आपने पहले फीड किया था, वो हम पहले जान चुके हैं। तो अगर आपने करेक्ट पासवर्ड दिया पुराने वाला जो पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे या जो डिफॉल्ट था, तो फिर ये न्यू पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं आप बटन के जरिए वही पासवर्ड सेट करें, मेन्यू का बटन दबाएं, ये पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली कहेगा। अब वो पासवर्ड आपका सेव हो चुका है। याद रखिएगा, ये पासवर्ड अगर आपने एक दफा तब्दील कर दिया और अगर आप भूल गए तो फिर हमारे पास भी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वो हम आपको दोबारा निकाल के दे सके। तो इसीलिए मैंने बहुत वजाहत से लिखा है कि आपने इसको लाजमन कहीं पे आपने सेव करना है, कहीं नोटबुक में लिख के रखें, कहीं फोन में कहीं ना कहीं रखें, वरना बाद में हम इसको नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब सिर्फ एक मामूली सी बात रह गई कि ये सारी सेटिंग्स हमारा जो ग्रिड शेयरिंग वाला मॉड्यूल है उसमें भी ऐसी ही है, कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप मेन डिस्प्ले देखते हैं इसका, अगर यही डिस्प्ले ग्रिड शेयरिंग के साथ चल रहा होगा तो फिर पहली स्क्रीन बिल्कुल वही है, दूसरी स्क्रीन में ग्रिड किलोवाट, इनपुट के डीसी ग्रिड किलोवाट, ग्रिड के एम्पेयर और वीएमपीपी इस तरह से नजर आ जाएगा। इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा आपके लिए। सेटिंग सारी की सारी वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, सिर्फ कैलिब्रेशन में जब आप आएंगे तो बाकी सारी चीजें सेम होंगी, सिवाय इसके कि एक ग्रिड एम्पेयर कैलिब्रेशन भी आ गया। देखिए, ये चार चीजें तो हम पहले कैलिब्रेट कर रहे थे जो हमारा इससे पहले का मॉड्यूल था। एक नई चीज आ गई, ग्रिड एम्पेयर कैलिब्रेशन। तो आप क्या करेंगे, आप लोड डालें, ग्रिड पे जितने एम्पेयर आ रहे हैं वो यहाँ पे आप उसी तरह कैलिब्रेट कर लेंगे, फर्क आपको नजर आ जाएगा। जहां दोनों बराबर हो जाएं वहां से छोड़ दें, उसी तरह से एग्जिट करके आप सेव करके बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा शेयरिंग वाला और बगैर शेयरिंग वाला मॉड्यूल था। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी लंबी है, इसलिए मैं इसके शुरू में आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा इंशाल्लाह। तो आप डायरेक्टली उस जगह पे आके इसको देख लेंगे। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।